हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो जैसा कि कल मैं आपके लिए एक वीडियो लाया था लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से अंडरस्टैंड करवाया था बोर्ड पे। और आज मैं आपके लिए पीडीएफ लाया हूँ, ये क्वेश्चन आंसर लाया हूँ। यानी कि इस लेसन का ये जो इकोनॉमिक का यानी कि अर्थव्यवस्था का जो पहला लेसन है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, और इसमें मैं आपको जितना सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक करके ध्यान से देखो, पूरा वीडियो देखना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ पे सर्च करो ए ऑनलाइन सॉल्यूशन पीडीएफ। क्या सर्च करेगा? ए ऑनलाइन सॉल्यूशन पीडीएफ। तो उस ग्रुप में सिर्फ पीडीएफ भेजा जाएगा। और एक और ग्रुप है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, उसमें आपका मतलब चैटिंग कर सकते हैं, आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं ये सवाल। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था एक तंत्र है या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। मैं आपको कल बताया था कि अर्थव्यवस्था एक ढांचा है, एक तंत्र है जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर में जो है सभी प्रकार के जितने तरह के जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जिससे पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा वाला काम हो रहा, वो सभी क्रियाएं इसके अंदर संपादित की जाती है। जैसे देखिए, कृषि क्यों करते हैं? पैसे के लिए। व्यापार क्यों करते हैं? पैसे के लिए। उद्योग, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार, ये सभी जो है, सभी जो काम है सिर्फ आर्थिक क्रियाएं ही सभी काम होता है, यानी कि पैसे के लिए होता है। तो ये सभी किस में आ जाएगा? अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। ठीक है, अब बताया था मैंने समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश की सरकार के पास होता है। यानी कि उस देश में जो भी संसाधन उत्पादन हो रहा, उसका जो मालिक कौन होता है? स्वामित्व के तो मालिक, उसका जो मालिक होता है उस देश की सरकार होता है। उस देश के सरकार के कंट्रोल में पूरा उत्पादन, जो संसाधन हो रहा, सब वहाँ के देश के सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग क्या करते हैं? समाज के कल्याण के लिए। तो उसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आपको यहाँ पे पढ़ करके बता रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए, दोबारा रिवीजन हो जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी या पूंजीवादी बोल सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है, यानी कि उस अर्थव्यवस्था को बोलते हैं जहां उत्पादन जो सामान होता है उसका मालिक, स्वामित्व, मालिक कौन होता है? एक निजी व्यक्तियों के पास होता है। किसके पास होता है? निजी, यानी कि प्राइवेट आदमी के पास होता है। यानी कि प्राइवेट वाला जो काम, जो भी सारा संसाधन हो, उन सभी का कंट्रोल कौन करता है? प्राइवेट आदमी करता है। और इसका जो है उपयोग अपने निजी लाभ के लिए, यानी कि अपने काम के लिए करता है, अपना फ़ायदा होने के लिए करता है। देश की जनता के लिए कोई फ़ायदा नहीं, उसमें अपना फ़ायदा के लिए करता है। तो उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे आपका अमेरिका हो गया, तो अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। वहाँ जो है सभी जो उद्योग है, सभी जो है पूंजीवादी, यानी कि निजी व्यक्ति करता है। उनका जो स्वामित्व होता है निजी व्यक्ति होता है, तो वो अपने के लिए करता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिस देश में रहेगा वो देश काफ़ी विकसित होगा। इस तरह से सभी आदमी सोचेगा कि हम भी अपना अपना कुछ करें, अपना व्यवसाय करें, अपना बिजनेस करें, तो इससे देश का विकास होता है। लेकिन आप आए मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था बताया था कि जो मिला हुआ है, जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। यानी कि जिस देश में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिला होता है, जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होता है। तो जो उत्पादन के संसाधन है उसका मालिक सरकार भी होता है और निजी व्यक्ति भी होता है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यानी कि भारत जो है कैसा अर्थव्यवस्था वाला देश है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। यानी कि पूंजीवाद तथा समाजवाद, इसके बीच का रास्ता क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, नीचे कमेंट जरूर करना। ये देखो पांचवा सवाल, सतत विकास क्या है? तो बताया था सतत के मतलब लगातार। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी हो सके, टिकाऊ बन रहे, टिकाऊ रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भावी पीढ़ी का विकास का भी ध्यान रखा जाता है। यानी कि आने वाला जो पीढ़ी है उसके लिए भी ध्यान रखा जाता है। यानी कि एक ऐसा संसाधन हो, एक ऐसा विकास हो जो टिकाऊ हो, काफ़ी लंबे समय तक चले, और उसका विकास सिर्फ वर्तमान यानी कि अभी के लिए फ़ायदा के लिए नहीं, अभी फ़ायदा के लिए नहीं, जो मेरे पीछे जो पीढ़ी आएगा उसको भी इसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड आयोग ने स्तर विकास के बारे में बताया है। यानी कि एक नाम है इंग्लैंड आयोग,
इंग्लैंड आयोग एक स्तर बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योगदानों से समझौते किए पूरी हो जाती है। यानी कि वर्तमान की जो अभी जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरत है, बिना भावी पीढ़ी की क्षमता, यानी कि पीछे वाला जो पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी, उसका क्षमता से पहले जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारे पीछे जो पीढ़ी आएंगे वो क्या सोचेंगे कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, उसकी क्षमता से पहले हम उसका विकास कर दें। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सतत विकास। नेक्स्ट आपका आया है आर्थिक नियोजन। देखो आर्थिक नियोजन क्या है। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है राष्ट्र प्राथमिकताओं के अनुसार देश के, आर्थिक नियोजन मतलब राष्ट्र के जो प्राथमिकता है, जो आपका प्रायोरिटी है, देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं का प्रयोग करना है। यानी कि ऐसा जगह आर्थिक का प्रयोग करना, आर्थिक नियोजन करना जहाँ पे विकासात्मक क्रियाओं में, यानी कि जिससे देश का विकास हो, विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। भारत में आर्थिक विकास श्रेय नियोजन को दिया जाता है। नियोजन बताया था मैं, नियोजन से ही जो नियोजित बना है। ठीक है, तो नियोजन को दिया जाता है। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य सरकार की दर से बढ़ाना, कृषि व उद्योग आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भर और समाज बनाना। यानी कि आर्थिक नियोजन का मतलब ये हो गया कि देश का जो प्राथमिकता है, जैसे कि विकास क्रिया हो, वहाँ पे आपका आर्थिक नियोजन किया जाए। एक ऐसा योजना बनाई जाए जहाँ भारत के मतलब कृषि उद्योग में फ़ायदा हो, आधुनिकीकरण हो कृषि का, लोग आत्मनिर्भर बन सके, सामाजिक न्याय हो सके। इससे देश का क्या होगा, विकास होगा। योजना आयोग के शब्दों में योजना आयोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, तो आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं को प्रयोग करना है। ये योजना आयोग बोलता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 में हुई थी इसका स्थापना। लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या रखा गया, नीति आयोग। क्या नाम हो गया, नीति आयोग। 1 जनवरी 2005 में, 1 जनवरी 2015 में। तो ये बोलता है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, यानी कि देश की जो प्राथमिकता है उसके अनुसार संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। यानी कि जो संसाधन है देश के पास, वो ऐसा जगह लगाया जाए जहां जो है विकासात्मक काम हो, विकास का काम हो, उसको बोलते हैं आर्थिक नियोजन। ठीक है, आप चाहें तो ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर यहाँ से ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। चलो ये देखो, मानव विकास रिपोर्ट, ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि यूएनडीपी बताया था, इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। तो मैं आपको बताया था कि मानव विकास रिपोर्ट होता है जो यूएनडीपी जारी करता है, और ये क्या काम करता है, जो विभिन्न देश की जो तुलना है, लोगों के शैक्षिक स्तर कैसा है, स्वास्थ्य स्थिति कैसी वहाँ की है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसके आधार पर जो है एक मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI निकालता है, सूचक ये बनाता है। तो सूचक 3 प्रकार का होता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर। HDI तीनों सूचकों का औसत होता है, यानी कि तीनों सूचक का जो है औसत निकालता है। ठीक है, यानी कि जीवन प्रत्याशा का क्या दर है, शिक्षा प्राप्ति का क्या दर है, जीवन स्तर का क्या रेट है, तीनों को मिला करके औसत निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है। पैमाने पर देश की HDI दर 0 से 1 होता है, यानी कि जो पैमाना होता है, जो नापने का पैमाना होता है, वो 0 से लेकर 1 के बीच होता है। समझ गए। चलो नेक्स्ट आपका 8वां सवाल है, आंतरिक संरचना पर प्रकाश डाले। आंतरिक संरचना पर प्रकाश डाले, ये क्या बोलता है, आंतरिक संरचना का मतलब उस सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, यानी कि ऐसा सुविधा पे है, ऐसा सेवा पे है जो देश के आर्थिक विकास हो उसके लिए। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, बैंकिंग, संचार, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि के आर्थिक विकास के आधार है। ये सभी जो दिख रहे हैं ना, बिजली, परिवहन, संचार, ये सब आर्थिक का क्या करता है, विकास करता है। उन्हें देश का आधारित संचार यानी कि आधारभूत माना जाता है। किसी देश का आर्थिक विकास आधारभूत ढांचा पर निर्भर करता है, यानी कि किसी देश का आर्थिक विकास कैसा हो रहा, आधारभूत ढांचा यानी कि उसका आधार क्या है, उसी पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात, अगर बिजली, परिवहन, बैंकिंग, संचार, स्कूल, कॉलेज वगैरह नहीं होगा तो आर्थिक विकास भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये लॉन्ग सवाल 5 नंबर में सवाल आने की संभावना है। अर्थव्यवस्था की संरचना से तात्पर्य विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से, यानी कि अलग अलग उत्पादन क्षेत्र होता है, इसके विभाजन से, यानी कि उत्पादन क्षेत्र अलग अलग है, कौन कौन सा है, तो उसका विभाजन किया गया है, उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना।
अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, ये सब पढ़ चुके हैं पहले। अब देखिए अर्थव्यवस्था को जो संरचना है वो 3 प्रकार का, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये याद रखेंगे। और यहाँ पे तीनों का जो इम्पोर्टेंस रोल दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है, कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये तीनों लाइन याद रखना। फिर देखो तो इसके अंतर जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसके अंतर्गत क्या आता है, पशुपालन, खनिज है ना, सॉरी कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि जो व्यवसाय है, जो रोजगार है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि इसके अंतर्गत व्यवसाय हो गया, निर्माण कार्य हो गया, जनोपयोगी सेवाएं हो गया, ये सभी जो है आपके द्वितीयक क्षेत्र में आता है, जैसे बिजली, गैस, ये सब जो है आपका द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तो याद रखना द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि उद्योग, जिससे जहाँ उद्योग होता है, जिससे हमको पता चलता है कि उद्योग हो रहा है, तो वो औद्योगिक क्षेत्र उसको बोलते हैं। जैसे कोयला हो गया, कोयला क्या है, एक औद्योग है। पेट्रोलियम हो गया, ये क्या है, औद्योगिक है। तो ये सब जो है द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। नेक्स्ट है तृतीयक क्षेत्र। तो पहला क्षेत्र क्या था, कृषि, जहाँ से उत्पादन हो रहा। दूसरा में है कि उसको जहाँ ये किया जा रहा, मतलब उद्योग किया जा रहा है। जैसे यूँ समझो कि आप कृषि मतलब जैसे ये देखो मछली पालन, कोई मछली पाल रहा, तो मछली पाल रहा है इसका मतलब क्या है, प्राथमिक काम कर रहा। फिर मछली को लाया, उठा करके फैक्ट्री में लाया, मछली को पीस किया, उसको पूरा बनाया, केमिकल लगाया और डिब्बा में पैक करके अमेरिका वगैरह में बेच दिया, ठीक है। तो वो क्या हो रहा, औद्योगिक वाला काम हो रहा, औद्योगिक वाला काम हो रहा, उसको द्वितीयक क्षेत्र बोलेंगे। और वहाँ के बाद जो सेवाएं होगा, ठीक है, जो सेवा करेंगे उसको बोलेंगे तृतीयक। जैसे कि देखो ये है कि बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, ये सब क्या करता है, ये आपको सेवा प्रदान करता है। तो मछली पैदा हुई कहाँ, शुरू में जो पैदा हुई उसको प्रथम क्षेत्र बोलेंगे, यानी कि कृषि क्षेत्र। और जो जहाँ औद्योगिक हो रहा है, यानी कि उसको जहाँ बना रहा अच्छे तरीके से, उसको साफ कर रहा, धो रहा, उसको केमिकल लगा करके, उसको पीस करके अलग अलग डिब्बा में पैक कर रहा और फिर उसको विदेश भेजा जा रहा, ये सब क्या होता है, कंपनियों में काम होता है, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में आता है। और उसको जहाँ से फिर सेल करेगा, जो बेचेगा, व्यापार करेगा, वो सब आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा। और बहुत सारा यहाँ संचार है, परिवहन है, बहुत सारा है। नेक्स्ट देखो राष्ट्रीय आय क्या है। तो किसी भी देश के राष्ट्रीय आय, किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में, एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग, यानी कि एक साल में सभी वस्तु, एक साल की अवधि में सब जितना सारा वस्तु उत्पादित होता है, ये सेवा होता है, उन सभी का जो मौद्रिक यानी कि जो मूल्य, जो हमको पैसा प्राप्त होता है सरकार को, उसका योग जो है राष्ट्रीय आय को कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आप कमा रहे तो आपका राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत का एक एक आदमी जो भी कहीं से भी कमा रहा है, उन सभी का पैसा ऐड होता है, और ऐड होने के बाद फिर राष्ट्रीय आय फिर निकाला जाता है, ठीक है। जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे ज़्यादा होगी उस देश को क्या माना जाता है, विकसित माना जाता है, ठीक है। जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे ज़्यादा रहेगा उस देश को क्या मानेंगे, विकसित मानेंगे, और जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे कम होगा उसको अविकसित देश मानेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय, यानी कि जो देश में व्यक्ति रह रहा उसका औसत आय कितना है। यानी कि अगर मान लें देश में 100 व्यक्ति रह रहा है और एक व्यक्ति कमा रहा 5 रुपया, एक व्यक्ति 1 रुपये कमा रहा, एक व्यक्ति 50 रुपये कमा रहा, एक व्यक्ति 2 रुपये कमा रहा, तो सभी का पैसा मिला करके जितना संख्या है उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। औसत का मतलब वही होता है ना, जो पैसा अर्निंग हो रहा पूरा हिंदुस्तान में, पूरा भारत में या किसी भी देश में, तो उस वहाँ की जो संख्या रहेगा उन सभी संख्या को उससे डिवाइड कर देंगे राष्ट्रीय आय से, तो क्या निकलेगा, प्रति व्यक्ति आय निकलेगी। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी देखने को मिलता है। मानव विकास सूचकांक, ये आपका मानव विकास सूचकांक है। अभी बताया था मानव विकास रिपोर्ट HDP, अब यहाँ पे है मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI। किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा हो गया, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, जिस तरह से HDR था तो उसी से ये लगा हुआ है। तो वो क्या करता है, यानी कि तीनों शिक्षा, जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, ये तीनों का औसत होता है, इसी से इसको जो है निर्धारित होता है, ठीक है, मानव विकास सूचकांक। तो किसी भी देश का जो HDI होता है वो 0 से 1 के बीच होता है, बताया था अभी हम। जिस देश का सूचकांक दर ऊंचा होगा वो देश को विकसित बोलेंगे, उस देश को विकसित बोलेंगे, विकसित, अविकसित नहीं, विकसित बोलेंगे। 1 मिनट यहाँ
क्या बोल विकसित देशों, अच्छा यहाँ विकसित देशों का सूचकांक ऊंचा होता है और अविकसित देशों का सूचकांक नीचे होता है, यानी कि जो विकसित देश रहेगा उसका सूचकांक ऊंचा रहेगा। तो अभी भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा विकसित देश आपका है नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। वहाँ का जो HDIU होता है रिपोर्ट है 0.965, यानी कि 1 से थोड़ा सा कम है, और भारत का है 0.611, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, और ये लॉन्ग सवाल में आएगा, ठीक है, और बहुत बार ये सवाल आपके एग्जाम में आया है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? 5 नंबर सवाल में आएगा, तो इसको जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही लिखना, ठीक है। बिहार के आर्थिक विकास का निम्नलिखित कारण है। अब क्या करना आपको, सबसे पहला कारण लिखना तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, उसको अंडरलाइन जरूर करना आपको, ठीक है, ऐसे लिख करके अंडरलाइन करिएगा, तो ये लिखने का तरीका होता है। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण विकास के लिए साधन कम है। जाहिर सी बात, जब जनसंख्या बढ़ जाएगा तो जो हमारा खेत में अनाज उग रहा था, अनाज तो उतना ही उगेगा, लेकिन आदमी खाने वाला क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है? बिहार जो है पिछड़ेपन की तरफ जा रहा है, ठीक है। आधारित संरचना का अभाव क्या होता है कि किसी भी देश का या राज्य का विकास अगर होना है तो आधारित संरचना होता है। जो भी हम बताए थे कि आधारित संरचना क्या होता है, जैसे कि बैंक हो गया, परिवहन हो गया, उद्योग हो गया, समझे, ये सब आधारित संरचना है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो वो भी क्या होगा? पिछड़ेपन होगा। तो बिहार में यूँ ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कृषि पर निर्भरता। तो बिहार की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके से कृषि पर आधारित है, यानी कि बिहार के अधिकतम लोग जो, अधिकांश जनता जो है कृषि पर ही निर्भर करता है। अब हमेशा कृषि पर निर्भर करेंगे तो कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी सुखाड़ आ जाएगा, तो कृषि जब हो नहीं पाएगा, जब फसल उग नहीं पाएगा, तो क्या होगा? बिहार पिछड़ेपन की तरफ चला जाएगा। समझ रहे ना? तो ये कृषि पर निर्भर भी नहीं होना है, हमको कृषि पर निर्भर भी होना है एक तरफ से, और उद्योग वाला भी काम करना, व्यवसाय भी करना है, सभी कुछ करना, तब होगा। सिर्फ कृषि पर डिपेंड रहेंगे तो नहीं हो पाएगा विकास, ठीक है। तो यहाँ जो है लगभग 80% के आसपास, मेरे ख्याल से 80% लोग जो है कृषि पर आधारित हैं। ये देखो नेक्स्ट है बाढ़ की तथा सूखे की संभावना। ये भी काफ़ी बिहार में देखने को मिलता है कि खास करके उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आ जाता है, और ये लगभग हर साल आता है बाढ़। एकदम तय है कि बाढ़ आना है उत्तरी बिहार में, जैसे किशनगंज वगैरह, इधर बाढ़ वगैरह ज़्यादा होता है। तो जब बाढ़ ज़्यादा आएगा तो क्या होगा? हमारे जो खेत में जो अनाज उगते हैं वो क्या होगा? दह जाएगा, माल जाल की क्षति हो जाएगी, पशु वगैरह जो है बह जाएगा, घर वगैरह टूट जाएगा। तो इससे क्या होगा? माल जाल की क्षति हो जाएगी, और फिर वे विकास नहीं कर पाएंगे। एक साल के अंदर जो भी कुछ कमाया होगा, खाया होगा, बनाया होगा, सभी फिर उखड़ जाएगा। तो क्या होगा सोचिए, या फिर उसको फिर नेक्स्ट साल से, अगले साल से फिर से उसको शुरू करना पड़ेगा। तो किसानों को जिस तरह से कभी ऐसा होता है कि बारिश नहीं हो रहा तो क्या होता है कि अकाल जैसी स्थिति आ जाता है, लेकिन यहाँ पानी इतना पड़ता है कि उसको वही अकाल ही जैसी स्थिति देखने को मिलता है। यानी कि बारिश भी होता है तो इतना बाढ़ होता है कि पूरा अनाज खत्म हो जाता है। तो अकाल की स्थिति में, अकाल का मतलब ये मत समझना कि पानी नहीं पड़ना, बारिश नहीं होना, यही अकाल नहीं है। बारिश ज़्यादा हो गया तो भी अकाल की जैसा स्थिति है। अकाल किसको बोलता है? जब बारिश नहीं होती है तो अनाज नहीं उगता है, अनाज नहीं उगता उसी को बोलते हैं अकाल पड़ गया। लेकिन जब ज़्यादा बारिश होगा, अनाज ही दह जाएगा, तो कहाँ से उगेगा? उसको भी अकाल की जैसे स्थिति को माना जाएगा। नेक्स्ट है औद्योगिक पिछड़ापन। ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण है बिहार के लिए कि बिहार के सभी बड़ी उद्योग, बिहार में जो बड़ा बड़ा उद्योग था, खनिज तेल था, है ना, प्रतिष्ठित अभियांत्रिक संस्थाएं थे, वो सभी झारखंड चले गए। जब झारखंड का बंटवारा हुआ 2000 में, है ना, तो बिहार से झारखंड अलग होने के बाद जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ थी, उद्योग थी, खनिज थे, तो जहाँ आपको पता हैगा कि यूरेनियम हो गया, कोयला हो गया, है ना, ये सभी झारखंड में बहुत अच्छी मात्रा से उपलब्ध है। तो ये अगर नहीं होने के कारण, बिहार में ये सब नहीं होने के कारण भी बिहार का पिछड़ेपन का कारण है। नेक्स्ट आपका गरीबी मतलब क्या हुआ कि बिहार में गरीबी का भार भी सबसे अधिक है। यहाँ गरीब लोग भी बहुत काफ़ी है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत कम है, यानी कि जो भारत राष्ट्र का जो प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए उससे भी काफ़ी कम है, जिसके कारण ये भी पिछड़े पड़ जाता है। अब कुछ पॉइंट ये भी देख लो कि वस्तु विनिमय बताया था मैं, वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है ना। मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा से वस्तु का विनिमय मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। बैंकिंग प्रणाली किसको बोलता है? बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय, यानी कि बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा पैसा ट्रांसफर करना, ये बैंकिंग प्रणाली है। और आपका एक कोर बैंकिंग प्रणाली, यानी कि बैंक के द्वारा ही एक बैंक खाता से दूसरे बैंक खाता में मुद्रा का स्थानांतरण, यानी कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है, किसी को भेजना है, दिल्ली में कोई रह रहा है उसको भेजना है, तो हम कैसे उसको चेक दे सकते हैं?
अब मेरे पास कैश भी नहीं है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, कोर बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे। जाएंगे बैंक में, बोलेंगे भैया सर है ना, मेरा पैसा जो है इस अकाउंट में लगा दो, मेरे बैंक से उस बैंक में चला जाएगा, उसके खाता में चला जाएगा। उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली, समझ गए। नेक्स्ट एटीएम, तो जानते हैं एटीएम प्लास्टिक कार्ड के छोटे से एक कार्ड है, अंकित जो शून्य रहता लिखा हुआ उस पर, अंकित जो सूक्ष्म अक्षर का जो उस पर कुछ रहता लिखा हुआ है ना, उसी के आधार पर जो हम एटीएम एक मशीन होता है जिसकी सहायता से हम कभी भी कहीं भी कहीं किसी टाइम भी हम उसको निकाल सकते हैं। एटीएम यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो चलो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसका पीडीएफ, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ लेना है तो जल्दी से टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ पे सर्च करो ए ऑनलाइन सॉल्यूशन पीडीएफ, या तो फिर ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 में ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे पीडीएफ भेजेंगे, लेकिन बहुत से क्वेश्चन वगैरह करते रहते हैं तो पता नहीं चलेगा। ए ऑनलाइन सॉल्यूशन पीडीएफ में ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पे क्या होगा ना, पीडीएफ में ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे सिर्फ पीडीएफ मिलेगा। तो दोनों में ज्वाइन हो जाओ, दोनों से आपको हेल्प मिलती रहेगा। जब भी क्लास चलेगा तो आपका 2021 वाला जो है ग्रुप है उसमें मैसेज जाते रहता है, ठीक है। तो पीडीएफ वाला में सिर्फ आपका पीडीएफ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल सभी समझ में आ गए होंगे। मैं इसका पीडीएफ बहुत जल्दी आपको भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मज़े से पढ़िए, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक वाइक कर देना, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ताकि आपको मैसेज जाए जब मैं क्लास स्टार्ट करूँ। ओके चलो, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।